कुंभ के दौरान गंगा जी में पहला बच्चा बहा देने की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा में लोगों को इतना विश्वास था कि सच में पहला बच्चा होने पर वो इस छोटे से बच्चे के साथ इलाहाबाद आते थे, उस बच्चे को गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे। भारत का सबसे भव्य मेला कुंभ है, जिसे हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। हिंदू ग्रंथों में कुंभ मेले को अमृत का मेला कहा गया है। इसलिए कुंभ के मेले में अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए लाखों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर स्नान करने के लिए आते हैं। कुंभ में दुनिया भर के साधु संत व भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। विद्वानों की माने तो कुंभ की परंपरा हजारों साल पुरानी है। महाकुंभ का ऐतिहासिक उल्लेख प्राचीन शिलालेखों में भी मिलता है। वहीं 600 ईसा पूर्व के बौद्ध लेखों में नदी मेलों की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना गया है कि समुद्र मंथन के बाद कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो अमर होने की चाह में सभी देवता और दानव भगवान धन्वंतरी के पीछे भागने लगे। दानवों और देवताओं को अपने पीछे आता देख भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर भागने लगे। इस बीच अमृत कलश से अमृत की 16 बूंदे छलककर 16 जगहों पर गिरा, जिनमें से 4 बूंदे पृथ्वी पर और बाकी 12 बूंदे स्वर्ग में गिरा। पृथ्वी पर वो चारों अमृत की बूंदे प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में गिरे। इसीलिए इन जगहों को पवित्र माना गया और तभी से इन स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ये तो रहा कुंभ मेला और उसके उत्पत्ति की कहानी। इस वीडियो में हम आपको कुंभ मेले की 10 अनोखी बातों को बताने वाले हैं। पहली संतान गंगा जी को भेंट करने की प्रथा। दोस्तों, कुंभ के दौरान गंगा जी में पहला बच्चा बहा देने की प्रथा प्रचलित थी। दरअसल जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते थे तो वो गंगा जी से एक मन्नत मांगती थीं कि अगर उनका बच्चा होगा तो वो उसको गंगा जी को सौंप देंगी और मन्नत पूरी होने पर लोग अपने बच्चे को गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे। सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। सन 1827 से 1833 के बीच एक अंग्रेज कस्टम अधिकारी की पत्नी फेनी पार्कस इलाहाबाद आई। वो अपनी पुस्तक वॉन्डरिंग ऑफ ए पिलग्रिम इन सर्च ऑफ द पिक्चर्स में लिखती हैं कि जब मैं इलाहाबाद पहुंची तो वहां कुंभ मेला लगा हुआ था। मैं कई विवाहित महिलाओं से मिली जिनकी संतान नहीं थी। उन लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि पहली संतान होगी तो वे उस संतान को गंगा जी को भेंट कर देंगी। इस प्रथा में लोगों को इतना विश्वास था कि सच में पहला बच्चा होने पर वो इस छोटे से बच्चे के साथ इलाहाबाद आते थे और वहां के ब्राह्मणों के साथ मिलकर गंगा की पूजा करने के बाद उस बच्चे को गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे। जब अंग्रेजों को इस प्रथा की भनक लगी तो 1835 में प्रथम पुत्र गंगा दान पर रोक लगा दी गई। दोस्तों, क्या आपको इस प्रथा के बारे में पहले से जानकारी थी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरिद्वार कुंभ के दौरान नागा साधु और वैरागी साधुओं के बीच हुआ युद्ध। सन 1797 ईस्वी में हरिद्वार में कुंभ का स्नान लगा था। हर की पैड़ी में लाखों की संख्या में लोग डुबकी लगा रहे थे। शक्ति में प्रथम स्थान रखने वाले नागाओं ने सबसे पहले राजसी स्नान का ऐलान किया। इतना ही नहीं, नागा साधुओं ने स्नान के समय तलवार, भाला समेत अन्य शस्त्र लेकर कुंभ क्षेत्र में प्रवेश न करने का आज्ञा पत्र भी जारी किया। वहीं नागा सन्यासी तलवार ढाल के साथ पूरे मेले में चल रहे थे और आम जनता के हाथ में सिर्फ लाठी रहती थी। नागाओं ने पूरे मेला क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। वैरागी परंपरा के संत राजसी स्नान करना चाहते थे, लेकिन नागाओं ने उनको भी रोक दिया। इसी बात से नाराज वैरागी साधुओं ने 10 अप्रैल 1797 की सुबह घाट पर ही नागा साधुओं पर हमला कर दिया, जिसके बाद नागा साधुओं और वैरागी साधुओं की लड़ाई दिन भर चलती रही और अंततः नागा साधु ही इस लड़ाई में विजयी हुए। अकबर ने लगाया था पहली बार कुंभ स्नान में टैक्स। सन 1556 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर ने ही गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर को समाप्त किया, लेकिन कुंभ मेले में पहली बार टैक्स भी अकबर द्वारा ही लगाया गया था। हालांकि बाद में हिंदुओं के आग्रह करने पर कुंभ का टैक्स माफ कर दिया गया। यही नहीं, कुंभ तीर्थ के पुरोहित चंद्रभान और किशन राम को माघ मेले के लिए
250 बीघा जमीन भी दान दिया था। कुंभ में नहाने, दाढ़ी बाल बनवाने पर भी टैक्स की प्रथा। सन 1801 में इलाहाबाद पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कुंभ और माघ मेले पर जुटने वाली लाखों की भीड़ देख अंग्रेजों को कमाई का नया आइडिया मिला। उस साल कुंभ में आने वाले हर तीर्थयात्री से 1 रुपया टैक्स लिया गया, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था। उस समय 1 रुपए में लोगों के महीने भर का खर्चा निकल जाता था। यही नहीं, कुंभ के दौरान दाढ़ी बाल बनवाने से लेकर गाय बैल के दान में भी टैक्स वसूला जाने लगा। वसूली करने के लिए बकायदा ऑफिसर्स तैनात किए गए थे। इसके बाद हर कुंभ में ब्रिटिश सरकार कुंभ से कमाई करने लगी। सन 1906 में इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट एचवी लावेट ने कुंभ मेले पर एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में 1894 के कुंभ में मुंडन करने वाले नाइयों ने सरकार को 11,825 रुपए और 8 आने टैक्स दिए। वहीं दाढ़ी बनाने वालों ने 1,332 रुपए और 8 आने बतौर टैक्स चुकाए थे, जबकि फूल बेचने वाले मालियों से 1,600 रुपए का टैक्स वसूला गया। कुंभ के दौरान दूध पर 1,064 रुपए, गाय दान करने पर 176 रुपए और बछड़ों के दान पर 976 रुपए का टैक्स वसूला गया, जबकि नाव वालों ने 3,311 रुपए, फेरी वालों ने 1,440 रुपए और गाड़ी चलाने वालों ने 1,874 रुपए टैक्स चुकाए थे। आज भले ही ये पैसे आपको कम दिख रहे हों, लेकिन 1894 में इन रुपयों की कीमत आज की तुलना में करोड़ों रुपए थी। कुंभ से अंग्रेजों की कमाई 2.5 गुनी हुई। 1840 में अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने तीर्थयात्रियों से वसूले जाने वाले पिलग्रिमेज टैक्स को समाप्त कर दिया, लेकिन कुंभ मेले में काम करने वाले कारोबारियों से टैक्स लेना जारी रखा। फिर भी उनकी कमाई में कोई कमी नहीं हुई। इसका आंकड़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि सन 1882 ईस्वी में प्रयागराज कुंभ में अंग्रेजी हुकूमत ने कुल 20,228 रुपए खर्च किए थे और उस साल उनकी कमाई 49,840 रुपए की हुई थी, जो 1906 तक आते आते 62,000 रुपए पार कर चुकी थी। कुंभ मेले में ड्यूटी के लिए पुलिस को देनी पड़ती थी परीक्षा। कुंभ को सफल बनाने के लिए इंग्लैंड से खास तौर पर ऑफिसर्स बुलाए जाते थे। ये ऑफिसर्स भारत के सचिव को हर दिन रिपोर्ट भेजते थे। राजकीय अभिलेखागार के 1894 के एक दस्तावेज के मुताबिक कुंभ के लिए प्रशासनिक काम इलाहाबाद के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में किया गया, लेकिन मेला सुंदर बनाने और सजाने के लिए इंग्लैंड से 3 ऑफिसर्स बुलाए गए थे। 1894 के दस्तावेज के मुताबिक कुंभ में अधिकारियों को ड्यूटी के लिए बाकायदा परीक्षा पास करनी पड़ती थी। इसके लिए आचार संहिता जारी की जाती थी। साधुओं ने अंग्रेजों से छुपकर एक रात में कई कुएं खोद दिए। 1918 में कुंभ के दौरान अखाड़ों की मांग थी कि उनके शिविर के भीतर कुआं खोदने की अनुमति दी जाए। तब कुंभ के लिए मेला क्षेत्र में 185 टोटियां और 27 पानी की टंकियों की व्यवस्था की गई थी, जो लाखों लोगों के लिए बेहद कम थी, जिस कारण साधु संतों को पीने के पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब संतों को कुआं खोदने की अनुमति नहीं मिली, तो हिंदू महासभा, बड़ा पंचायती और निर्मल अखाड़े ने रातों रात अपने शिविर में ही कुआं खोद दिया। जब अंग्रेज अफसरों को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने कुएं को बंद करा दिया। कुंभ मेले में हैजा। 1906 में कुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में हैजा फैल गया था। इससे निपटने के लिए सरकार ने हैजा हॉस्पिटल बनाया था, जिसमें 281 कालरा पीड़ित मरीजों का इलाज किया गया, लेकिन इनमें से 260 लोग मर गए तथा 167 लोगों की मौत सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया से हुई थी। भूखे रहकर संगम किनारे प्राण त्यागते थे लोग भूखे रहकर संगम के किनारे प्राण त्यागते थे। कुंभ मेले का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेखों में भी मिलता है, जिसमें ह्वेनसांग लिखते हैं कि हर्षवर्धन के महादान के दौरान सैकड़ों लोग संगम में स्नान करते थे। कई लोग लंबे समय तक भूखे रहते थे ताकि उस पवित्र जगह पर उनकी मृत्यु हो सके। कई लोग 7 दिनों तक चावल का एक दाना खाकर रहते थे। उनका मानना था कि संगम तट पर प्राण त्यागने से स्वर्ग मिलेगा और उनको पापों से मुक्ति मिलेगी। पहला कुंभ भगदड़। आजादी के बाद भारत में पहला कुंभ प्रयागराज में 1954 में हुआ था। इस समय तक कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच गई थी।
1954 के कुंभ के साथ एक दुखद घटना भी जुड़ी है। मौनी अमावस्या के दिन 3 फरवरी को शाही स्नान के दौरान यहाँ भगदड़ मच गई थी, जिसमें 800 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, आपने अब तक कितनी बार कुंभ स्नान किया है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।